Hello everyone, today we will discuss about the change of order under the double integration and the triple integration. सबसे पहले हम आज करेंगे कि चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे करते हैं डबल इंटीग्रेशन के अंदर। तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो लिमिट्स दे रखी होती हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सपोज़ कर लो हमारे पास जो है वो जो पहली लिमिट दे रखी है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई दे रखी है, और सेकेंड लिमिट जो है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रखी है, हमारे पास एक्स दे रखी है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर में क्या होता है कि हमें जो पहली लिमिट है वो एक्स की लेके आनी है वाई की जगह, और जो सेकंड लिमिट है वो एक्स की जगह वाई की लेके आनी है, दैट इज़ इंटरचेंज करनी है। अगर वाई की पहली लिमिट दी है तो हमें जो चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद जो है फर्स्ट लिमिट एक्स की लेके आनी है, और सेकंड नंबर पे आपके पास जो लिमिट अगर स्टार्टिंग में एक्स की दे रखी है तो हमें जो चेंज करने के बाद जो लिमिट लेके आनी है वो वाई के लेके आनी है। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, दैट इज़ जो है कि अगर हमारे पास गिवन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दे रखी है तो उसको हमने वर्टिकल में चेंज करना है, और अगर वर्टिकल दे रखी है तो उसको हॉरिजॉन्टल में लिमिट को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास, तो यहाँ पर जो लिमिट्स दे रखी है हमारे पास 0 to 1 और x² to x फंक्शन दे रखा है हमारे पास xy इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, तो इन जो लिमिट्स जब हमारे पास डबल लिमिट आ रही है, डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ रही है, तो जो वेरिएबल लिमिट पहले उसमें हम चेक करेंगे कि ये वेरिएबल लिमिट किस वेरिएबल की आ रही है। तो दो ही वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो x आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है y। तो इसमें जो मिस आउट आ रहा है वो y आ रहा है, तो इसका मीनिंग जो है ये लिमिट किसकी आ रही है, हमारे पास y की लिमिट आ रही है। तो ये सेकेंड नंबर जो इनर लिमिट है वो हमारे पास y की है, और जो आउटर लिमिट है वो हमारे पास क्या आ रही है, x की आ रही है। तो अभी हमने क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर में जो वेरिएबल लिमिट है वो y की आ रही थी, अभी उसको हमने चेंज करके x में ले आना है, दैट इज़ x की लिमिट्स लेके आएंगे, और जो कांस्टेंट लिमिट x की आ रही है उसको हमने वेरिएबल में चेंज कर देना है। देखो जो गिवन में हमारे पास वो क्या है, y इक्वल टू क्या दे रखा है x², और y इक्वल टू क्या दिया है, x दिया है। तो जो x की लिमिट है हमारे पास वो क्या है, 0 to कितनी है, 1 है। तो अभी हम इसको इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पर y की जो लिमिट है जो गिवन क्वेश्चन के अंदर है वो वेरिएबल फॉर्म के अंदर आ रही है हमारे पास, तो उसको हमने क्या करना है, कांस्टेंट में बनाना है। जो जिसकी लिमिट हमारे पास जो है वेरिएबल में आ रही है उसको कांस्टेंट में लेके आएंगे, और जो कांस्टेंट लिमिट्स दे रखी हैं एक्स की उसको वेरिएबल में लेके आएंगे। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हमें जो गिवन कंडीशन थी हमारे पास, जो लिमिट से हमने चेक किया कि लिमिट की इसकी थी y की x² टू x, तो y इक्वल टू x² है और y इक्वल टू कितना है, x। यहीं से हम सबसे पहले लिमिट्स निकालेंगे x की वेरिएबल में। एक हमारे पास कंडीशन थी कि y इक्वल टू कितना था, x², तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकली प्लस माइनस अंडर y आ गया, और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही थी हमारे पास x इक्वल टू y, और यहाँ से x की जो लिमिट्स लेनी है हमने पॉजिटिव अंडर वाई से लेके यहाँ से लेके इस तरफ लिमिट्स लेके आनी है, और यहाँ पर जो y की जो लिमिट आगे कांस्टेंट लिमिट थी वो हमारे पास x की लिमिट कांस्टेंट थी, अभी हमें y की कांस्टेंट लिमिट लेके आनी है। तो यहाँ पर मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि y इक्वल टू क्या दे रखा था हमारे पास x, तो जो गिवन कंडीशन थी, गिवन कंडीशन में क्या था हमारे पास x इक्वल टू 0, तो उसके रिगार्डिंग y की वैल्यू भी क्या आ रही है, यहाँ से 0 के इक्वल आ रही है। अगर x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारे पास, पुट करके 1 आ रही है। तो y की लिमिट जो कांस्टेंट लिमिट चेंज होगी वो कितनी आ रही है, 0 to कितनी आ रही है, 1, और जो x की लिमिट आ रही है वो y2 क्या आ रही है, अंडर y। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी चेंज ऑफ ऑर्डर करना आपने, जब भी हमने वेरिएबल्स लिमिट की निकालनी है तो हमेशा नीचे टर्म बड़ी होगी और ऊपर टर्म क्या होगी, छोटी होगी। देखो स्क्वायर रूट ऑफ y जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, और y जो है वो रिगार्डिंग हमारे पास y से अंडर y से क्या होती है, बड़ी टर्म होती है, तो बड़ी नीचे आएगी और छोटी टर्म क्या आएगी, ऊपर आएगी। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर के अंदर ही आपके पास लगेगा, ठीक है। तो
पेपर में जो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQs आते हैं, तो उसमें जस्ट क्या होता है कि हमारे पास चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद लिमिट्स क्या आएंगी, वेरिएबल लिमिट्स कौन सी होगी और कांस्टेंट लिमिट कौन सी होगी, इसके रिगार्डिंग ही MCQ के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो जस्ट आपने चेंज ऑफ ऑर्डर करके लिमिट्स ही निकाल के बताना होता है MCQ के अंदर। अगर बात करें कि चेंज ऑफ ऑर्डर से पहले की इंटीग्रेशन करें, जो गिवन क्वेश्चन दे रखा है उसकी इंटीग्रेशन करें, या फिर चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद इंटीग्रेशन करें, तब आंसर हमारे पास क्या आता है, सेम ही आता है। जैसे यहाँ पर मैंने चेंज ऑफ ऑर्डर करने के बाद जो है, जो गिवन क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास y की लिमिट्स दे रखी थी, हमारे पास x² टू x दे रखी थी, दैट इज़ वेरिएबल में दे रखी थी। अभी जो ये y की लिमिट्स आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ y आ रही है, वो लिमिट्स किसकी आ रही है, हमारे पास x की आ रही है, और जो कांस्टेंट लिमिट आ रही है वो हमारे पास किसकी आ रही है, y की आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग हमने सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन की सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x किया, क्योंकि x की इंटरनल लिमिट्स x की आ रही है हमारे पास, तो x के रिगार्डिंग करेंगे इंटीग्रेशन, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x² का x³ आ गया, y एज इट रहा, फिर x का x² आ गया, y² एज इट रहा, फिर अपर और लोअर लिमिट फिल करने के बाद विद रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, y की इंटीग्रेशन करेंगे। तो y की इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/56। अगर गिवन क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन था हमारे पास चेंज ऑफ ऑर्डर के बिना ही हम इंटीग्रेशन करते, तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 3/56 ही आना था आपके पास, ठीक है। तो इसमें आंसर में तो कोई जो है वो डिफरेंस नहीं पड़ता है, सिर्फ लिमिट्स का क्या होता है, इंटरचेंज होती है। जो वेरिएबल लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट में आ जाती है, जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल में चेंज हो जाती है। दैट इज़ जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो वर्टिकल में चेंज हो जाएगी, जो वर्टिकल स्ट्रिप है जो वो हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 4a और x² 4a इंटू 2√ax dy/dx। तो यहाँ पर फिर से जो वेरिएबल लिमिट्स आ रही हैं वो y की आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर y क्या आ रहा है, मिस आउट आ रहा है। तो ये लिमिट्स हमारे पास जो वेरिएबल लिमिट्स है वो y की दे रखी है, और जो कांस्टेंट लिमिट दे रखी है वो x की दे रखी है। तो अभी हमने जो कांस्टेंट लिमिट लेके आनी है वो y के लेके आनी है, और जो वेरिएबल लिमिट्स जो है वो x की लेके आनी है। तो जो गिवन कंडीशन है वहीं से हमने बनाना है। y की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, x² 4a, और दूसरी क्या दे रखी है, y = 2√ax। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई आपके पास, स्क्वायर रूट करके 2√ay, और दूसरी तरफ से हमारे पास स्क्वेयरिंग करके हमारे पास बन गया y² = 4ax, और यहाँ से x की वैल्यू जो निकली है वो y² 4a। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो जब भी आप वेरिएबल लिमिट्स निकालोगे नीचे हमेशा बड़ी लिमिट आएगी, और अपर लिमिट जो होगी वो हमेशा ही क्या होगी, छोटी। तो यहाँ से जो इसकी लिमिट बनेगी हमारे पास, नीचे टर्म बड़ी आएगी और ऊपरी टर्म क्या रखनी है, छोटी रखनी है। स्क्वायर रूट वाली टर्म ऊपर आएगी और स्क्वायर वाली टर्म क्या आएगी हमारे पास, नीचे आएगी। तो नेक्स्ट काम था हमारे पास जो है कांस्टेंट वैल्यू निकालनी। अब गिवन क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट लिमिट्स दे रखी हैं वो x की दे रखी थी, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, अभी चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद y की निकालनी है। तो जो गिवन कंडीशन है तो उसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसके अंदर जब फिल करोगे x को 0 पुट किया है तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास, x = 4a। इसी कंडीशन के अंदर जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर फिल करोगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, +-4a आना था, लेकिन हमने पॉजिटिव वैल्यू ही उठानी है आपने। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, +4a। तो यहाँ से जो लिमिट्स चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद आई है वो कितनी आई है, 0 to 4a, y² to 4a डिवाइड बाई 4a इंटू अप टू 2√a y/dx dy की इंटीग्रेशन करनी है। तो मैंने अगर इंटीग्रेशन नहीं की है, फिर से मैंने आपको बताया है कि इसके रिगार्डिंग जो MCQ बनेंगे वो खाली चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद जो लिमिट्स नहीं निकलेंगी उसके बारे में ही पूछेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो जो MCQ आएंगे उसके अंदर ऐसी वाली ही ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास दी होंगी, तो वहाँ से अपने लिमिट्स ही चेक करनी है कि चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद लिमिट्स क्या बन रही है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, अगला क्वेश्चन ऐसे दिए फिर से दे रखा है। अभी यहाँ पर जो लिमिट्स है फिर से y मिस आउट आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये y की लिमिट्स आ रही है वेरिएबल में, तो वेरिएबल की y में आ रही है, तो हमने जो चेंज करके लेके आनी है x की वेरिएबल में लेके आनी है। सेम कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट लिमिट हमने y की लेके आनी है और वेरिएबल लिमिट किसके लेके आनी है, x की लेके आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास सेम ऐसे ही है।
इन क्वेश्चंस को ज़रा एक बार ट्राई कर लेना आप। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास चेंज ऑफ द वेरिएबल इन द डबल इंटीग्रेशन। अब चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि कार्टेशियन फॉर्म को हमने चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स होते कौन से हैं, आर और थीटा जो है वो हमारे पास जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं दैट इज़ वो क्या है हमारे पास एक्स और वाई कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं, और आर और जो थीटा है हमारे पास वो हमारे पास क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जब भी हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है कि हमने एक्स को क्या पुट करना है आर कोस थीटा, और वाई को क्या पुट करना है हमने आर साइन थीटा। अब क्या होता है कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन जो दी होती है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, यहाँ पर कोई भी फंक्शन दे रखे है और लास्ट में जो होती है लिमिट्स होती है वहाँ पर हमारे पास dx इंटू डी वाई होता है, तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, जकोबियन निकालना पड़ता है। अब जकोबियन किसका निकालना है, जिसकी रिगार्डिंग हमने वैल्यू पुट की है, दैट इज़ एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि जकोबियन जब हम निकालेंगे एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू आर, एक बार विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेम एट वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर और विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास आर। तो ये तो आपको वैल्यू याद ही कर लेनी है कि जकोबियन जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इंटरचेंज करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो जकोबियन की वैल्यू आती है वो आर ही आती है। क्यों, हर क्वेश्चन में आप बार बार इसको सॉल्व नहीं करोगे, तो आप इसको दिमाग में ही रखोगे कि जकोबियन की वैल्यू जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो कितनी आएगी, हमारे पास आर। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे हमारे पास जो है इंटीग्रेशन अगर हमारे पास दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, तो अगर हमने उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो हमारे पास एक्स को हमने क्या पुट कर दिया आर कोस थीटा, और वाई को क्या पुट कर दिया आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास जकोबियन इंटू डी आर डी थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, डी एक्स डी वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये वाली होती है, दैट इज़ जकोबियन की वैल्यू फिल कर देनी है आपने आर डी थीटा डी आर, उसकी लिमिट्स आ जाएंगी हमारे पास आर और थीटा के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एरिया फाइंड आउट करना हमने साइन पाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स डी वाई का ओवर द रीजन। रीजन क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर इसकी इनक्वालिटी हटा दें हम, लेस देन इक्वल टू की जगह हम अकेला इक्वल टू ले आए, तो ये तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन में रहती है। और जो सर्कल के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली क्या है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। दैट इज़ आपने एक्स को क्या पुट करना, वही आर को थीटा एंड वाई को आर साइन थीटा, तो ये तो आपको लर्न ही हो जाएगा। दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालोगे, आर स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, अंदर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। आइडेंटिटी फॉर्मूला लग गया हमारे पास। तो जकोबियन मैंने पहले भी बोला था कि जकोबियन हर क्वेश्चन में सेम बार बार वैसे ही निकालना पड़ेगा, तो आपको याद ही रख लेना है कि जकोबियन जो है इसका वो कितना आएगा हमारे पास आर आएगा। तो डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास जकोबियन ऑफ द डी आर डी थीटा, तो जकोबियन हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में आर ही आता है। अब ये जो क्वेश्चन है एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सर्कल क्या दे रखा है हमारे पास, फुल सर्कल दे रखा है, और जो पूरा सर्कल होता है उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है हमारे पास, अगर हम सर्कल की बात करें तो यहाँ तक हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस की जो वैल्यू है, जो हमारे पास लिमिट्स होती है वो 0 से शुरू होती है, और जहाँ पर जितना भी रेडियस दे रखा है, सपोज कर लो 2 दे रखा है या 1 दे रखा है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाता है आपके पास, वो कितना बनेगा 1,0, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन में क्या होता है 0 0 होता है। तो यहाँ से अगर r की लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं तो हमारे पास कितनी आ रही है 0 to
1, दैट इज़ 0 टू रेडियस जितना भी आपके पास गिवन दे रखा होगा उतनी ही आपके पास लिमिट्स आएंगी। अब थीटा की बात करें तो थीटा पूरे सर्कल का जो थीटा होता है वो अगर फुल सर्कल ले रहे हैं तो थीटे की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक होती है। 0 से लेके 2 पाई तक होगी आपके पास, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो 0 टू पाई/2 होगी, अगर फुल क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो 0 टू 2 पाई होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कोई भी क्वाड्रेंट नहीं बोला तो इसका मीनिंग फुल सर्कल आ रहा है। तो फुल सर्कल के अंदर आपने थीटे की जो वैल्यू लेनी है वो आपने 0 टू 2 पाई ही लेनी है। आर के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है चाहे पूरे का पूरा सर्कल बोला है, तो आर के ऊपर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आर के लिमिट्स वे ही रहेंगी आपके पास 0 टू जितना भी आपके पास गिवन रेडियस होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर जो सर्कल की इक्वेशन थी उसके अंदर जो रेडियस था वो कितना दे रखा है आपके पास 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है आर की लिमिट्स कितनी आ गई 0 टू 1 और थीटे की लिमिट कितनी आ गई 0 टू 2 पाई। तो क्वेश्चन जब हम ये गिवन स्टेटमेंट थी उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो गई आर और डी थीटे में, डी एक्स डी वाई आर डी थीटा डी में चेंज हो गया। लिमिट्स आ गई 0 टू 2 पाई थीटे की, 0 टू 1 आर की, साइन एज इट, पाई एज इट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में कितनी निकाली थी आर स्क्वायर, डी एक्स डी वाई की जो वैल्यू है वो मैंने बताई थी आपको जकोबियन इंटू डी आर डी थीटा होती है। और जकोबियन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास आर, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जो आर ये जो है वो आर क्यूब नहीं बनेगा क्योंकि ये साइन का एंगल आ रहा है और ये आर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ रहा है। तो इस आर को मैंने बाहर निकाल दिया। दोनों की विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकती हो क्योंकि दोनों की जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट दे रखी है। तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन का मेथड हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी कि जब अगर हमारे पास जो है लिमिट्स कांस्टेंट दे रखी है तो हम सेपरेट सॉल्व करके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलग से सोल्व कर लिया और विद रिस्पेक्ट टू आर जो है वो अलग से सोल्व कर लिया। अब विद रिस्पेक्ट टू आर थीटे की तो बड़ी आराम से इंटीग्रेशन होगी। 1 की जो है वो थीटा आ गया, अपर लिमिट फिल की माइनस लोअर लिमिट फिल कर दी, वो तो बड़े आराम से हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या किया मैंने +2 का ही मेथड लगाया है। पाई आर स्क्वायर को मैंने पुट कर दिया टी, ठीक है। तो उसका जब डिफरेंशियल करोगे वो 2 कितना आ गया मेरे पास 2 पाई आर डी इधर दूसरी तरफ आ गया मेरे पास डी टी। आर को 0 पुट किया तो इसके अंदर आर को 0 पुट करोगे तो टी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। इसके अंदर आर को 1 पुट करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास पाई। दैट इज़ इसकी लिमिट्स चेंज कर दी मैंने, सारा क्वेश्चन चेंज कर दिया टी के अंदर। तो 0 टू लिमिट्स चेंज होगी टी के अंदर 0 टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट चेंज करने से यहाँ पर हमारे पास जो है उसकी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास आर डी आर इंटू डी आर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2 पाई डी टी आ जाएगी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आर इंटू डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई नीचे चला जाएगा 1/2 पाई डी टी आ गया। साइन एज इट और इसकी जगह मेरे पास कितना बन गया टी बन गया साइन टी। और साइन टी की इंटीग्रेशन कितनी होती है हमारे पास माइनस कॉस टी और फिर वही लिमिट फिल करनी है, अपर लिमिट फिल माइनस लोअर लिमिट। और कॉस पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है -1, कॉस 0 कितना होता है 1। तो एक माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर दे रखा है तो यहाँ पर आपके पास जो है माइनस माइनस प्लस का कितना बन गया 2 बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसी के रिगार्डिंग डबल इंटीग्रेशन के अंडर द पोलर कोऑर्डिनेट्स के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है जैसे इवेलुएट करना है हमने a² - x² - y²। अभी हमने जब भी पोलर में चेंज करना हमने फंक्शन को नहीं देखना, हमने हमेशा रीज़न देखना होता है कि हमारे पास रीजन क्या दे रखा है। तो उसके रिगार्डिंग हमें इंटीग्रेशन करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज करने हैं। अब देखो ये भी एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, जब भी सेकंड डिग्री में आ रही है 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो वो हमेशा सर्कल की इक्वेशन होगी। अगर 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं सेकंड डिग्री के अंदर तो वो स्फीयर चला जाता है क्योंकि जो स्फीयर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है जबकि सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल होता है।
तो अब डिग्री 2 आ रही है आपके पास। तो लेकिन जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जबकि यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दे रखी है। तो पहले हम +1 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, वहाँ से सेंटर और रेडियस निकालेंगे, तो फर्दर फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट बोला हुआ है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट निकालना है तो थीटे की लिमिट जो है वो 0 to π/2 चली जाएगी। अगर पूरा सर्कल दिया है तो थीटे की लिमिट जो होगी वो 0 to 2π रहेगी। तो सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास दे रखी थी, जो रीजन की है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू AX। तो AX को हम x की तरफ कर लेंगे, स्केयर कंप्लीटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्केयर कंप्लीटिंग के लिए क्या होता था, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 के साथ क्या करना है, डिवीज़न, और जो करके आ रहा है उसका स्केयर जो है वो दोनों तरफ क्या करना है हमने ऐड। स्केयर करके हमारे पास बन रहा है A² ओवर केयर की तरह बन रहा है 4, वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल स्केयर। ठीक है, होल स्केयर किसका बनेगा, x तो आना ही आना है, जिसका स्केयर ऐड किया है। स्केयर हमने किसका ऐड किया है, -a/2 का, तो दैट इज़ x माइनस a/2 का होल स्केयर। y के साथ कुछ भी नहीं है तो y को लिख सकते हैं y - 0 का स्केयर इक्वल टू a/2 का स्केयर। तो इसके कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो सर्कल की इक्वेशन होती है, दैट इज़ x माइनस h का होल स्केयर प्लस y माइनस k का होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। तो यहाँ से कंपेयर करने के से हमें क्या पता चलता है कि h की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, a/2, और k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो सेंटर हमारे पास a/2 और 0 आ गया, और रेडियस हमारे पास कंपेयर करने से कितना बन रहा है, a/2। तो जब हम सर्कल की इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, सेंटर भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, हम तो ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस का मीनिंग फिगर बना सकते हैं हम, जो गिवन हमारे पास दे रखी है सरफेस की। तो यहाँ पर जो सरफेस है, तो यहाँ पर जो सरफेस जो है वो हमारे पास दे रखा था, जिसका सेंटर कितना था हमारे पास, a/2 कोमा कितना था, 0। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी टर्म है, दैट इज़ डायमीटर है, डायमीटर की लेंथ जो है वो कितनी आ रही है, a। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो मेरे पास पॉइंट कितना बन रहा है, a कोमा कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सेंटर की बात करूँ, सेंटर मेरे पास कितना आ रहा है, a/2 कोमा 0, और ये पॉइंट जो है मेरे पास ओरिजिन आ रहा है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि x को वही पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। x को r cos थीटा पुट किया, y को r sin थीटा पुट किया। तो गिवन सर्कल की इक्वेशन जो है थी वो हमारे पास, जब गिवन सरफेस जो ये गिवन दे रखा था उसके अंदर x और y के दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो वहाँ से r की जो वैल्यू है, एक हमारे पास खुद ही कितनी आ गई है, 0, और दूसरी कितनी आ रही है, a cos थीटा। तो यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो मैंने पहले भी बोला था थीटा हमारे पास कितना आएगा, 0 to π/2। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो थीटा हमेशा ही कितना आएगा हमारे पास, 0 to π/2। तो बाकी dx dy की वैल्यू तो हमें पता है वो कितनी होती है हमारे पास, जैकोबियन ऑफ dr d थीटा, और जैकोबियन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने सॉल्व करके देखा था, तो वो कितना होता है हमारे पास, r। अब जो गिवन है इंटीग्रेशन है उसके अंदर भी हमने x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, लिमिट्स चेंज कर दी। थीटे की वैल्यू कितनी लिमिट्स आ गई 0 to π/2, r की लिमिट्स हमने निकाली थी 0 to a cos थीटा, और dx dy की जगह हमने फिल कर दिया r इंटू dr d थीटा। तो यहाँ से हमने -r कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो हमारे पास अंदर बच गया a² माइनस r स्क्वायर, और ये वाला r एज इट। अब करनी है आगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है, देखो दोनों लिमिट्स क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो टाइप फर्स्ट का जो डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वही लगेगा। जब लिमिट्स कांस्टेंट आती है तो हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट्स हैं हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलग कर लेनी है, विद रिस्पेक्ट टू जो है आर जो है वो अलग कर लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर,
अब उसके अंदर क्या है, देखो हमारे पास ये गिवन दे रखा है, तो +2 के ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस जो है वो आपको आने चाहिए। मैंने फॉर्मूला साइड पर लिखा है, दैट इज़ f ऑफ n x f डैश x। अगर एफ एक्स का उसी के साथ जो है डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो उसकी जस्ट पावर क्या हो जाती है, एडअप, और जितनी पावर ऊपर आ रही है उतनी ही पावर क्या आ जाएगी नीचे। अब देखो इसके अंदर जो है ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट की मैं बात नहीं कर रही, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आ रही है ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अगर डिफरेंशियल करोगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो उसका हो जाएगा डिफरेंशियल 0, और माइनस आर स्क्वायर का कितना बनेगा, माइनस का 2r। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर r है, तो मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 2r। तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दी और -2 के साथ क्या करवा दी है मैंने, डिवीज़न। ठीक है, तो -1/2 के साथ डिवीज़न करवा दी और -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। तो यहाँ पर ये बन गया मेरे पास f ऑफ nx, और यहाँ पर अगर n की बात करें, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, और f(x) जो है मेरे मेरे पास a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रहा है, और f डैश की जो वैल्यू है वो -2r आ रही है। तो पास में इसका डिफरेंशियल है, तो उसकी जस्ट क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन क्या आएगी, उसकी जस्ट पावर क्या होगी, एडअप, और पावर इसकी कितनी आ रही थी, 1/2 आ रही थी। a1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 3/2। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, डी थीटा की तो सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास। सॉरी, पहले हमें वेरिएबल लिमिट्स फिल करनी है, तो वेरिएबल लिमिट्स फिल करके, तो उसकी लिमिट्स जब फिल करोगे, आर की लिमिट्स फिल करोगे अपर माइनस लोअर का, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकला, ए स्क्वायर के ऊपर कितना आ रही है, पावर 3/2 वो सेपरेट कर दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की 3/2 सेपरेट कर दी, और इस तरफ भी आपने 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए की बची क्यूब, और इस तरफ भी ए की क्यूब बची, ए क्यूब फिर से कॉमन निकल जाएगी, अंदर बचेगा हमारे पास साइन क्यूब माइनस का 1, और दोनों की इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट कर दी। ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी साइन क्यूब के साथ भी, और ये टर्म -1 के साथ भी क्या होगी, मल्टीप्लाई, और एक माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, और साइन के साथ बाहर आ जाएगा माइनस, और इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है और इसकी भी इंटीग्रेशन है। इसकी इंटीग्रेशन तो इजी है, 1 की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही आ जाएगी, ऊपर और लोअर लिमिट फिल करनी है। अब इसके ऊपर क्या लगाना है आपने, रिडक्शन फार्मूला मैं आपको लिखवा दूंगी। तो रिडक्शन फार्मूले के अंदर क्या होता है, लिमिट्स स्पेशली क्या चाहिए होती है हमारे पास, 0 to π/2 चाहिए होती है, ये दिमाग में रखना है। और इंटीग्रेशन किसकी होनी चाहिए, या तो कोस की होनी चाहिए या साइन की, या फिर दोनों साइन और कोस इकट्ठे भी आ सकते हैं। और लिमिट्स फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिडक्शन फॉर्मूले के अंदर लिमिट्स जो होती हैं वो 0 to π/2 ही होनी चाहिए, और जिसकी इंटीग्रेशन करनी है वो या तो वो साइन होना चाहिए, या तो कोस होना चाहिए डिग्री, या फिर कोस और साइन दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो इस रिडक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, जब आपके पास 0 to π/2 लिमिट्स आ रही हैं, तो जितनी भी यहाँ पर साइन की अगर पावर, अगर साइन अकेला आ रहा है तो साइन की जितनी भी पावर दे रखी है उससे 1 रिड्यूस करना है। जैसे अगर साइन की पावर n आ रही है तो यहाँ पर n-2 आएगा, n-1 आएगा, फिर 2 और रिड्यूस करते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाए आपके पास। 2 और रिड्यूस करोगे n-3 बन जाएगा आपके पास, 2 और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाना, अप टू सोन कहाँ तक जाना है, जब तक 1 नहीं आ जाए। और नीचे जो है जितनी डिग्री दे रखी है उसी से शुरू कर देना आपने, 2 रिड्यूस करना, कितनी दे रखी है आपके पास 3 माइनस 2 करोगे तो कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी कितना ऊपर कितना दे रखा है 3 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 2, पहले वे में से 1 माइनस करना है, फिर -2 होगा, दैट इज़ 2 का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस करोगे 2 - 2 0 बन जाएगा, वो 0 नहीं लेना आपने। और यहाँ पर डिग्री क्या आ रही है ओड, अगर यहाँ पर डिग्री इवन होती तो साथ में π/2 भी क्या होना था, मल्टीप्लाई होना था। फिलहाल तो इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा क्योंकि पावर यहाँ पर ओड दे रखी है। और दूसरी तरफ तो सिंपली आपके पास इंटीग्रेशन हुई है, 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ गई और अपर और लोअर लिमिट क्या की है, जस्ट फिल की है। तो यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला लगा दी और दूसरी तरफ सिंपल इंटीग्रेशन करके हमने टर्म्स को सोल्व कर लिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप इतने लंबे चौड़े मेथड से नहीं करना चाहते
तो स्पेशली इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट में आपके पास ये स्टेटमेंट दे रखी है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट की इंटीग्रेशन करनी है, ओवर द सर्कल करनी है। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी है मैंने, तो उसके रिगार्डिंग आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे ये रखा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास शॉर्टकट ही बन जाता है। तो शॉर्टकट जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये शॉर्टकट बन जाता है आगे दूसरे इसी के टाइप जैसे क्वेश्चंस करने के लिए। तो यहाँ पर इसको सीधा डायरेक्ट रिज़ल्ट भी याद कर सकते हो। तो डायरेक्ट अगर रिज़ल्ट याद करना है तो या तो ए क्यूब ओवर 6 पाई माइनस 4/3 कर लो, या फिर ए क्यूब ओवर 18 माइनस 4 प्लस 3 पाई कर लो। दैट इज़ यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर नीचे 18 बन जाएगा। या तो ये रिज़ल्ट याद कर लो या तो ये रिज़ल्ट याद कर लो। तो इसी के रिगार्डिंग देखो, अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया था जो उसका आंसर आया है आपके पास, जो इसका आंसर आया है वो आपका क्या बन गया, एक्चुअली रिज़ल्ट बन गया है। ठीक है, अब यही रिज़ल्ट जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए लगाएंगे। देखो अगर ये वाली स्टेटमेंट देखते हो तो ऊपर वाली स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर था, अब ए स्क्वायर की जगह की यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, दैट इज़ ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2। और इस तरफ भी देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2। यहाँ पर भी जो ए होगा और यहाँ पर भी जो ए होगा वो आपके पास सेम आएगा। ठीक है, तो ऊपर जैसा क्वेश्चन आ गया, तो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो आंसर निकाला था वो क्या था हमारे पास, ए क्यूब ओवर 6 पाई माइनस 4/3 या फिर ए क्यूब ओवर 18 माइनस 4 प्लस 3 पाई। तो यहाँ पर जस्ट ए की वैल्यू फिल करनी है और आपका आंसर बन जाना है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू 2 फिल की और 2 फिल करने के बाद मेरे पास आंसर जो बन रहा है वो कितना आ रहा है 4/3 पाई माइनस 4/3। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन करनी है। ऊपर स्क्वायर रूट में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। फिर से उन्होंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर। अब पॉजिटिव क्वाड्रेंट आ रहा है तो मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ, थीटा की जो लिमिट्स लेनी है वो कितनी लेनी है 0 to π/2 लेनी है। अब यहाँ पर रेडियस की बात करें तो रेडियस उन्होंने सरफेस की इक्वेशन में कितना दे रखा है हमारे पास 1 दे रखा है, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो रेडियस 1 आ गया, पोलर में चेंज करना है फिर से वही, एक्स को आर cos थीटा पुट किया, वाई को आर साइन थीटा पुट किया, तो आपके पास जो रेडियस बना वो कितना आ रहा है 0 to 1। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटे की वैल्यू कितनी होगी, थीटे की लिमिट जो होगी वो 0 to π/2 होगी। बाकी क्या करना आपने फिर से वही रिपीट करना है, दैट इज़ एक्स की जगह आपने आर cos थीटा पुट किया, वाई की जगह आपने आर साइन थीटा पुट किया, ऊपर भी टर्म पुट किए नीचे भी पुट किया। डी एक्स डी वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने बता रखी है वो कितनी होती है, जैकोबियन ऑफ द डी आर डी थीटा। और जैकोबियन की वैल्यू मैंने बताया था लर्न करनी है। जैकोबियन कितना होता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आ रहता है। तो यहाँ पर वैल्यू फिल करने के बाद देखो यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सेम आइडेंटिटी नीचे से भी कॉमन का निकल आएगा आपके पास आर स्क्वायर, नीचे भी आपके पास सेम आइडेंटिटी बनेगी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो कर आगे हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर डी थीटा। अब दोनों लिमिट्स कांस्टेंट दे रखी हैं, तो इसका मीनिंग हम डिफरेंट जो है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तो इसकी डिफरेंट इंडिकेशन कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलग कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू जो है आर वो अलग कर लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन थीटा आएगी क्योंकि है ही कुछ नहीं है, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा आएगी। अपन लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल करना है जस्ट आपने, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी आपके पास जो I2 है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी वो +2 के रिगार्डिंग करेंगे। हम I2 को अलग से सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए +2 का मेथड दैट इज़ आर स्क्वायर को पुट कर दिया साइन थीटा, तो आर स्क्वायर को साइन थीटा पुट किया है, डिफरेंशियल करोगे 2r dr, साइन का कितना आ गया cos t dt। ठीक है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए r dr की, तो 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको दूसरी तरफ लेके 1/2 cos dt आ गया। फिर से वही r की वैल्यू 0 है तो 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू 0 आ गई, r को वैल्यू 1 पुट किया है तो t की वैल्यू जो है वो हमारे पास π/2 आ गई। तो अब जो क्वेश्चन सारा फिर से चेंज हो गया 0 to π/2
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन टी ओवर 1 प्लस साइन टी इंटू कॉस टी। तो स्क्वायर रूट के अंदर ही इसको क्या कर दिया अगले स्टेप में रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद ऊपर होल स्क्वायर बन रहा है, तो नीचे है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर के। ऊपर का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, नीचे का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। ऊपर के स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला इसका स्क्वायर रूट आ गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर के। उस अगले स्टेप में उसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाले कॉस टी के साथ भी वो हो जाएगा कैंसिल। अब सिंपली इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो टी आ गया, साइन की इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। फिर वही अपर लिमिट फिल करनी है और लोअर लिमिट फिल करनी है। और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू याद रखनी है। कोस 90 जो होता है वो हमारे पास वैल्यू उसकी 0 होती है। और कोस 1 की जो वैल्यू है सॉरी कोस 0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 होता है। तो उसके रिगार्डिंग आंसर फिल करके हमारे पास ये टर्म बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आंसर बना है हमारे पास एक्चुअली I2 का। और I1 भी हमारे पास क्या थी हमारे पास पाई बाई 2। तो जो क्वेश्चन क्या था I1 इंटू I2 था। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी थी, दोनों के जो आंसर आए उनको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करना आने के बाद जो I1 इंटू I2 की मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो हमारे पास बनेगा पाई ओवर 8। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिया, 2 को भी बाहर निकाल दिया, पाई बाई 8 इंटू पाई माइनस 2। अब ये भी एक्चुअली क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका जो है वो मैं अगले क्वेश्चन में बताती हूँ आपको। तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, तो उसी के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह दे दिया आप लोगों ने एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में टर्म आ गई है और दोनों सेपरेट आ रही है, लेकिन जो रेडियस दे रखा है वो हमारे पास 1 ही दे रखा है। अब सर्कल की जगह यहाँ पर क्या आ गई है एलिप्स आ गई है, क्योंकि एलिप्स ही हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, जबकि सर्कल में हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में दोनों ही 1 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है एलिप्स से क्या बनाना है आपने सर्कल बनाना है। ये स्टार्टिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो पिछले के जैसा ही आएगा आपके पास। तो सबसे पहले एलिप्स में क्या है हमारे पास एक्स ओवर ए आ रहा है, उसको क्या पुट कर दिया यू, वाई ओवर बी को पुट कर दिया वी, एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली, डी एक्स निकाला, डी वाई निकाला, दैट इज़ डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई जब करोगे ए इंटू बी डी यू इंटू डी वी। एलिप्स की ट्रांसफॉर्मेशन फिर से करनी है। एक्स ओवर ए को क्या पुट किया था हमने यू पुट किया था, वाई ओवर बी को वी पुट किया था इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनेगी। सर्कल में हम लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो एक्स की जगह यू आ रहा है यहाँ पर, वाई की जगह वी आ रहा है, दैट इज सर्कल की इक्वेशन बन गई। और इसका रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने पूछा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था थीटे की वैल्यू कितनी होती है 0 टू पाई बाई 2। अब सबसे पहले क्या करना है, सारा काम तो वैसे ही है। अब एक्स को क्या पुट करते थे पोलर कोऑर्डिनेट में आर कोस थीटा। अब एक्स की जगह यहाँ पर यू आ रहा है तो यू को पुट करना है। सारा क्वेश्चन वैसे ही जाएगा आपके पास। यू को पुट कर दिया आर कोस थीटा, वी को पुट कर दिया आर साइन थीटा, वैसे ही इसका जोकोबियन फिर से आर ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, रेडियस में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, रेडियस आपके पास 0 टू 1 ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण थीटा की वैल्यू जो है वो 0 टू पाई बाई 2 जाएगी। बाकी सारी इंटीग्रेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में की है वैसे ही आएगी, बस इसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है, जो हमने एक्स ओवर ए को यू और वाई ओवर बी को वी पुट किया था, तो जब हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की थी तो ट्रांसफॉर्मेशन में डी एक्स डी वाई की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो ए इंटू बी डी यू डी वी आ रही थी, तो ए बी जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा साथ में। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही जाना जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व जब करोगे तो
देखो ये सारी टर्म पिछली बार भी बनी थी, इतना भी बना था, ये भी टर्म बनी थी, इसकी इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर नहीं सॉल्व की है क्योंकि पीछे हम कर चुके हैं, तो इसकी मैंने सीधे वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है आपके पास, ए बी जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सारी टर्म वैसे ही आ रही है। तो आपके पास ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। तो देखो जो पिछला क्वेश्चन किया था, इससे जो पहले क्वेश्चन किया था, तो उसको भी इसके साथ कंपेयर करके ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया हमारे पास। तो यहाँ से उसको भी कंपेयर करके इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसके रिगार्डिंग एग्जांपल लेते हैं। बस अब ध्यान में ये रखना है कि जब भी इसके साथ कंपेयर करना है, इसके रिगार्डिंग ये शॉर्टकट मेथड लगाना है, तो हमारे पास जो एलिप्स की इक्वेशन होती है उसकी राइट हैंड साइड में दिमाग में रखना है। तो वो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, जो भी हमें गिवन इक्वेशन दे रखी होगी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी होगी। देखो यहाँ पर जो एलिप्स की इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, 4x² + 9y² इक्वल टू कितना दे रखा है, 36। तो पहले राइट हैंड साइड पे 1 बनाना है। जितने भी राइट हैंड साइड में टर्म दे रखी है उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या कर देनी है, डिवीज़न कर देनी है। डिवीज़न करने के बाद देखो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम x² / 9 को लिख सकते हैं, x² / 3 का स्क्वायर और y² / 4 को लिख सकते हैं, y² / 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो ऊपर वाला जो कंसेप्ट जिसका शॉर्टकट बताया था मैंने आपको कि ये आंसर बनेगा, तो x² / a² यही फॉर्म बन रही है हमारे पास अभी जस्ट यहाँ पर। तो उसके रिगार्डिंग जब कंपेयर करोगे, a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और फॉर्मूला जो था वो क्या था हमारे पास πa × b / 8, पाई माइनस कितना है 2। जस्ट इसके अंदर a और b की क्या करनी है, वैल्यू फिल करनी है। a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही थी, b की वैल्यू के लिए हमारे पास 2 आ रही थी, वो जस्ट वैल्यू फिल करोगे, ठीक है। वैल्यू फिल करने के बाद जब आप सोल्व करोगे तो सीधा ही आपके पास आंसर आएगा, बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो पीछे 4th क्वेश्चन किया था तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि इसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर इसके साथ कंपेयर करते हो तो a और b की वैल्यू जस्ट इसके इस फॉर्मूले के अंदर 1 1 पुट करनी है, तो वही आपके पास आंसर बन जाएगा। जो 4th क्वेश्चन में हमने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन किया था, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स बन गई उसके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, फिर से क्या है, इंटीग्रेशन करनी है ओवर द रीजन। अब रीजन ना तो सर्कल दे रखा है ना ही एलिप्स दे रखी है, लेकिन यहाँ पर एक सर्कल ना दे के 2 सर्कल दे रखी है, वो भी कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर क्या होता है सेम, एक सर्कल छोटा होगा एक सर्कल बड़ा होगा, दैट इज सर्कल के अंदर ही एक और सर्कल होगा। तो इसमें क्या होता है कि रेडियस की जो वैल्यू लेते थे हम, जो पहले क्वेश्चन के अंदर, वो 0 से समथिंग लेते थे, 0 to 1, 0 to 2 या 0 to a, जो भी वैल्यू निकलती थी। यहाँ पर जो रेडियस होगा, जो पहले सर्कल का रेडियस आ रहा है हमारे पास और दूसरे सर्कल का जो रेडियस आ रहा है, उसी के बीच में वैल्यू जो है उसकी निकलेगी। अब देख लेते हैं, जैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया हमने, x को r cos थीटा पुट किया, y को r sin थीटा पुट किया, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही जाना है। x² + y² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, r² कॉमन निकल आया, अंदर बन गई आइडेंटिटी cos² + sin² थीटा, ये इंटू कितना होता है हमारे पास 1, वो एज इट रहा। उसके बाद जहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू जो है जैकोबियन की वही रहेगी, r dr d थीटा। और यहाँ पर जो है आपके पास जो है जब आपने वैल्यू निकालनी है r की, तो r की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आया, r² है यहाँ पर, r², ठीक है। और इस तरफ भी क्या है हमारे पास r²। हमने जो लिमिट्स लेके आनी है वो r की लेके आनी है। देखो यहाँ पर जो r² है वो वेरी कर रहा है 1 और 3 के बीच में। थीटा तो वही जाएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट दिए तो 0 to π/2 जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दे रखा था तो थीटे की वैल्यू 0 to 2π ही जाएगी। और r² जो वेरी कर रहा था 1 से लेके 3 तक कर रहा था, स्क्वायर था, तो हमने r की लिमिट चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास √3 आ जाएगा, और थीटे की लिमिट्स हमारे पास 0 to 2π देगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलना है,
ठीक है। और डी एक्स डी वाई की जगह हमारे पास वही जकोबियन डी आर डी थीटा, और जकोबियन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास आर। नीचे एक्स की वैल्यू फिल कर दी, वाई की वैल्यू फिल कर दी, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर बन गया कॉस के प्लस साइन के थीटा, तो ये टर्म बन गई। अब लिमिट दोनों की कांस्टेंट आ रही है, वही सेपरेट लिमिट कर दी, इसकी लिमिट सेपरेट कर दी और इसकी भी लिमिट्स क्या कर दी हमने, सेपरेट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा नहीं आना, 1 है, यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा, और थीटे की फर्दर लिमिट्स फिल कर देनी है। और यहाँ पर हमने +2 का मेथड लगाना है। f' ऊपर आ रहा है और नीचे fx आ रहा है, जो नीचे टर्म दी है उसी का ऊपर डिफरेंशियल क्या है, आ रहा है। तो ये हमेशा ये दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब नीचे और ऊपर की डिग्री में 1 डिग्री का क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। डिनोमिनेटर में ऊपर वाली डिग्री से 1 डिग्री क्या होगी, बड़ी, नीचे वाली की डिग्री का ऊपर क्या बनेगा, नीचे वाली टर्म का ऊपर डिफरेंशियल बन रहा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल बनाना है। देखो 4 - 2r का जब आप डिफरेंशियल करोगे, 4 का कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर का जब आप करोगे वो कितना आएगा, -2r। तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, -1/2 के साथ डिवीज़न, एक बार डिवीज़न करवा दी, एक बार मल्टीप्लाई करवा दी। अब ऊपर डिफरेंशियल बन रहा है नीचे वाली टर्म का, तो फॉर्मूला लग जाएगा log fx का। अगर fx ऊपर ही होता तो फिर जस्ट पावर ऐड होनी थी, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया था। इसमें fx डिनोमिनेटर में आ रहा है तो log लाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन करने के बाद जस्ट क्या करनी है, वैल्यू फिल करनी है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, वो लिख दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आ गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब फिर से क्या है, स्टेटमेंट चेंज है। तो यहाँ पर आपके पास फिर से क्वेश्चन दे रखा है आपके पास x² + y² का dx dy ओवर द xy प्लेन शो बाय द x² + y² = 4 एंड x² + y² = 9। सारा क्वेश्चन सेम जाना है। ठीक है, फिर से वही जैसे मैंने बताया था कि r², ये r² की वैल्यू दे रखी है। बस पेपर में ये गलती नहीं करके आने की, r की लिमिट 4 से लेकर 9 तक नहीं लिखनी, ये r² दे रखा है और r की जो लिमिट्स होगी वो इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है, तो इसलिए थीटे की जो वैल्यू है, जो लिमिट्स है वो 0 to 2 पाई जाएगी। बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना है। dx dy की जगह क्या आ गया हमारे पास, जकोबियन dr d थीटा, और जकोबियन की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, r। फर्दर लिमिट कांस्टेंट है, दोनों की इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट कर दी है। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो हमारे पास चेंज इन वेरिएबल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर थे इन द डबल इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे इन द ट्रिपल इंटीग्रेशन।